कहानी शुरुआत होती है एमी नाम की एक कॉलेज की छात्रा से। आज उसका अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहली डेट थी, इसलिए वह फिल्म देखने आए थे। फिल्म शुरू होने में अभी समय था, इसलिए दोनों ने एक छोटा सा गेम खेलने का फैसला किया। एमी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और भीड़ में से किसी एक व्यक्ति को चुनकर अपने बॉयफ्रेंड से अंदाजा लगाने को कहा। बॉयफ्रेंड ने सबको ध्यान से देखा और पूछा कि क्या वो पीली ड्रेस वाली लड़की है। एमी ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे कोई भी पीली ड्रेस वाली लड़की दिखाई नहीं दी। बॉयफ्रेंड ने फिर से उसी दिशा में इशारा किया, पर इस बार भी एमी को वहां कोई नहीं दिखा। मजबूरी में बॉयफ्रेंड ने तीसरी बार इशारा किया, लेकिन उस जगह तो कोई था ही नहीं। अब जब एमी को कुछ भी नजर नहीं आया तो बॉयफ्रेंड का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वह इतना घबरा गया कि फिल्म भी नहीं देखना चाहता था और तुरंत वहां से निकलने की जिद करने लगा। एमी को लगा शायद उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को देख लिया होगा, लेकिन बॉयफ्रेंड ने कहा कि बस उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ऊपर से तो उसने बात टाल दी, लेकिन एमी बार बार पीछे मुड़कर देखने लगी। रात हो गई और दोनों कार में अकेले समय बिता रहे थे। करीब 5 मिनट बाद बॉयफ्रेंड कार से बाहर निकला और पीछे की डिक्की की ओर गया, जैसे कुछ लेने जा रहा हो। उसी वक्त जब एमी को लग रहा था कि उसे सच्चा प्यार मिल गया है, तभी बॉयफ्रेंड ने अचानक एक कपड़ा निकालकर उसके मुंह पर रख दिया। कुछ ही देर में एमी बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को बंधा हुआ पाया। तभी बॉयफ्रेंड ने सच बताया और कहा कि एक राक्षस उसका पीछा कर रहा है। वह राक्षस किसी भी इंसान का रूप ले सकता है। पहले किसी ने वह राक्षस उसे ट्रांसफर कर दिया था और अब उसने वह शाप एमी को दे दिया है। थोड़ी ही देर में वह राक्षस फिर से दिखाई देता है। बॉयफ्रेंड घबराकर एमी को उसकी तरफ धक्का देता है। नीचे एक औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। एमी को राक्षस के हवाले करने के बाद बॉयफ्रेंड उसे वापस खींचते हुए कहता है कि अगर तुम्हें इस राक्षस से छुटकारा पाना है तो तुम्हें किसी और के साथ संबंध बनाकर इसे आगे ट्रांसफर करना होगा। बस ध्यान रखना कि राक्षस तुम्हें मार न दे, वरना वह फिर से मेरे पास लौट आएगा। इस बीच राक्षस ऊपर तक पहुंच चुका था। बॉयफ्रेंड ने एक बार फिर जांच की और यह पक्का किया कि राक्षस सच में एमी को ट्रांसफर हो चुका है। इसके बाद वह घबराकर एमी को बाहर धक्का देता है। कुछ ही देर में वह उसे उसके घर छोड़ आता है। घर के बाहर उसके कुछ दोस्त पहले से बैठे होते हैं। वे तुरंत आगे बढ़कर एमी की हालत देखने लगते हैं। जल्द ही पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। एमी अपने बॉयफ्रेंड का पता और उस राक्षस की पूरी बात पुलिस को बता देती है, लेकिन जब जांच की जाती है तो पता चलता है कि बॉयफ्रेंड का नाम नकली था और घर भी फर्जी नाम से किराए पर लिया गया था। शुरुआत में एमी ने अपने बॉयफ्रेंड की बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन एक दिन अचानक उसने खिड़की से बाहर देखा तो एक सफेद कपड़े पहने बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे वह बूढ़ा पास आने लगा, एमी के मन में एक अजीब सा डर पैदा होने लगा। बिना कुछ सोचे वह अपना सामान उठाकर क्लासरूम से बाहर निकल गई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वही बूढ़ा फिर से दिखाई दिया। एमी ने अनजाने में उसे हेलो कहा। अजीब बात यह थी कि उसके पास खड़े 2 अन्य छात्र उस सफेद कपड़ों वाले बूढ़े को देख ही नहीं पा रहे थे। अब एमी को यकीन हो गया कि उसके बॉयफ्रेंड की बात सच थी। घर लौटकर उसने ये सब अपने दोस्तों को बताया। दोस्तों को उस पर भरोसा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने फैसला किया कि आज रात वे एमी के साथ रहेंगे। रात हो गई और शायद डर की वजह से एमी बार बार करवटें बदल रही थी। वह अपने दोस्त निक से बातें करने लगी, लेकिन कुछ ही देर बाद कांच टूटने की आवाज आई। आवाज की जांच करने के लिए निक उस दिशा में चला गया, जबकि एमी डर के मारे हिल भी नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद निक वापस आया और बोला कि किचन की खिड़की का कांच टूटा हुआ है। शायद किसी ने पत्थर मारकर कांच तोड़ा और भाग गया। एमी ने कहा कि अब उन्हें पुलिस को फोन करना चाहिए। ये सुनकर निक तुरंत ऊपर फोन लेने चला गया। एमी भी खाली नहीं बैठी और वह कमरे में इधर उधर देखने लगी, लेकिन कुछ ही कदम चलते ही वह राक्षस फिर से उसके सामने आ गया। डर के मारे वह तुरंत ऊपर की ओर भागी, इस डर से कि राक्षस फिर से सामने आ जाएगा। उसने सीधे कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और तभी अचानक एक और तेज आवाज गूंज उठी। दरवाजे पर अचानक दस्तक सुनाई देती है। बाहर से आवाज आती है कि वो उसके अपने 2 दोस्त होते हैं। यह सुनकर एमी थोड़ी राहत की सांस लेती है। वह दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर आने देती है और तुरंत फिर से दरवाजा बंद कर देती है। लेकिन अजीब बात यह होती है कि जैसे ही दोनों दोस्त अंदर आते हैं, तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक होने लगती है। निक को कुछ गड़बड़ लगती है। वो तुरंत एक झाड़ू उठा लेता है। जैसे ही दरवाजा धीरे धीरे खोला जाता है, सामने उनका एक और दोस्त खड़ा होता है। एमी अभी कुछ समझ ही नहीं पाती कि अचानक उस दोस्त के पीछे वही राक्षस दिखाई देता है। डर के मारे एमी तुरंत कमरे से भाग जाती है। ये सब पास की पड़ोसन घुंघराले बालों वाली लड़की देख लेती है। उसे हैरानी होती है कि एमी आखिर भाग क्यों रही है। कुछ देर बाद एमी एक पार्क में पहुंचती है, लेकिन वह बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होती। वह बार बार इधर उधर देखती रहती है, इस डर से कि कहीं राक्षस उसका पीछा करते हुए यहाँ तक न आ गया हो। तभी जंगल की तरफ से एक काली परछाई दिखाई देती है। एमी का दिल फिर से जोर जोर से धड़कने लगता है, लेकिन तभी एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है जो उसके दोस्त की होती है। अब जाकर एमी को थोड़ा सुकून मिलता है। जब सब घर लौटने की सोच रहे होते हैं, तभी सड़क के किनारे फिर एक आकृति दिखाई देती
देती है। एमी घबराकर पूछती है कि क्या वे भी उसे देख पा रहे हैं। इस बार दोस्त कहते हैं कि हाँ दिख रहा है। दरअसल वो पड़ोस की वही घुंघराले बालों वाली लड़की थी। वह सिर्फ यह देखने आई थी कि आखिर क्या हो रहा है। अब एमी किसी भी हालत में घर वापस नहीं जाना चाहती। वह तय करती है कि अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढकर इस समस्या का समाधान करेगी। दोस्त भी उसका साथ देने को तैयार हो जाते हैं और सब निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद वे उस घर पर पहुंचते हैं। देखते हैं कि घर की सभी खिड़कियां बंद और तख्तों से ढकी हुई हैं। साफ पता चलता है कि बॉयफ्रेंड उस राक्षस से छिप रहा था। अंदर अलमारी में ढेर सारी दवाइयां रखी हुई थीं। शायद उसे लगा था कि वह मानसिक रूप से बीमार हो गया है, लेकिन जब उसे यकीन हो गया कि राक्षस सच में मौजूद है, तब उसने दवाइयां लेना बंद कर दिया। तभी निक को एक पुरानी फोटो मिलती है। उस फोटो में एमी का बॉयफ्रेंड स्कूल यूनिफॉर्म में दिखाई देता है। यही एक बड़ा सुराग था। इस सुराग के आधार पर वे लोग उस हाई स्कूल में जाते हैं और जांच करते हैं। आखिरकार उन्हें पता चलता है कि उसका असली नाम जैक है और वह पास के एक छोटे से कस्बे में रहता है। बिना देर किए सब लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। दरवाजा जैक की माँ खोलती है। वह कहती है कि जैक घर पर ही है। उधर ऐसा लगता है कि जैक काफी समय से खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा था। अब और छिपना संभव नहीं था, इसलिए जैक को बाहर आकर सब कुछ समझाना पड़ा। उसने बताया कि उस राक्षस से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे किसी और के साथ संबंध बनाकर आगे ट्रांसफर कर देना। हालांकि वह इसे एमी को दे चुका है, फिर भी वह खुद उसे देख सकता है। जैक को यह श्राप एक बार में मिली लड़की से मिला था। अगर राक्षस एमी को मार देता है तो वह फिर से जैक के पीछे आ जाएगा और इसी तरह यह सिलसिला चलता रहेगा। जिसे भी यह ट्रांसफर किया जाएगा, अगर वह मारा गया तो अगला नंबर पिछले व्यक्ति का होगा, यानी आखिरकार सबकी मौत तय है। ये सुनकर एमी पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह इस श्राप को आगे बढ़ाए या खुद इसका सामना करे। दोस्तों का मानना था कि अगर वे शहर से दूर चले जाएं तो शायद सुरक्षित रहेंगे, इसलिए उन्होंने एक सुनसान गांव में एक छोटा सा घर किराए पर लिया। शुरुआत में सब सामान्य था और राक्षस भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक दिन अचानक एमी के पीछे से कोई चलता हुआ आता है। उसके दोस्तों को कुछ भी नजर नहीं आता। जैसे जैसे राक्षस करीब आता है, एमी के बाल अपने आप हवा में उड़ने लगते हैं, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। निक तुरंत हमला करता है, लेकिन अगले ही पल वह किसी अदृश्य ताकत से उछालकर दूर फेंक दिया जाता है। मौका देखकर बाकी दोस्त एमी को लेकर भागते हैं और एक कमरे में छिप जाते हैं। अब एमी का सब्र टूट जाता है और वह बंदूक उठाकर गोली चला देती है। पहली गोली नहीं लगती, जिससे टॉम घबरा जाता है। इसके बाद एमी लगातार कई गोलियां चलाती है। इस बार राक्षस सच में घायल होकर गिर जाता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में वह फिर से अजीब तरीके से खड़ा हो जाता है। यह देखकर एमी डर के मारे दरवाजा अंदर से बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद फिर से दस्तक की आवाज आने लगती है। सब घबराए हुए होते हैं कि तभी दरवाजे में अचानक एक बड़ा छेद हो जाता है। उसी समय टॉम वहाँ पहुँचता है और कहता है कि बाहर तो कुछ भी नहीं है। वह एमी की बात सुनकर बाहर दोबारा जांच करने जाता है, लेकिन काफी समय बीत जाता है और टॉम वापस नहीं आता। एमी को डर लगने लगता है कि कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। वह धीरे धीरे रेंगते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ती है। तभी राक्षस फिर से सामने आ जाता है। डर के मारे वह भागने लगती है। इस बार राक्षस किसी और इंसान का रूप लेकर उसके पीछे दौड़ रहा था। अब एमी पूरी तरह मानसिक रूप से टूट चुकी थी। वह कार स्टार्ट करके वहाँ से भाग निकलती है, लेकिन जल्दबाजी में पीछे देखने के चक्कर में वह सामने आती गाड़ी नहीं देख पाती और घबराहट में कार मोड़ते हुए पास के मकई के खेत में जा टकराती है। इस हादसे में एमी बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह अस्पताल में होती है। उसके दोस्त भी पास में सो रहे होते हैं। तभी कमरे के बाहर से कदमों की आहट आती है। एमी को लगता है कि शायद राक्षस फिर से आ गया है, लेकिन जैसे जैसे आवाज करीब आती है तो पता चलता है कि वह तो एक नर्स थी। अब एमी ये सब और सहन नहीं करना चाहती थी। उसने मन ही मन एक फैसला किया। तभी उसकी नजर टॉम पर गई। काली अंधेरी रात में दोनों ने संबंध बनाकर उस श्राप को आगे बढ़ाने की कोशिश की। कुछ दिनों बाद टॉम ने कहा कि उसे अब तक कोई राक्षस दिखाई नहीं दिया। उसे लगा शायद राक्षस गायब हो चुका है। थोड़ी ही देर में एमी अस्पताल से छुट्टी लेकर घर लौट आई। हालांकि राक्षस काफी समय से नजर नहीं आया था, फिर भी वह अक्सर टॉम के घर की तरफ नजर रखती रहती थी। एक रात जब वह सोने ही वाली थी, अचानक नीचे उसे एक परछाई दिखाई दी। वह आदमी सीधे टॉम के घर की ओर बढ़ रहा था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। फिर उसने एक पत्थर उठाया और खिड़की का शीशा तोड़ दिया। ये देखकर एमी घबरा गई। उसने तुरंत टॉम को फोन मिलाया, लेकिन तब तक वह आदमी घर के अंदर घुस चुका था। उधर फोन भी नहीं उठाया जा रहा था। एमी भागती हुई वहाँ पहुंची। अंदर जाकर देखा तो एक औरत दरवाजा खटखटा रही थी। एमी चिल्लाई कि दरवाजा मत खोलना, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही टॉम ने दरवाजा खोल दिया। राक्षस बिना कुछ कहे सीधे उसकी ओर झपटा। जब एमी ने फिर अंदर देखा तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी और टॉम मर चुका था। अब क्योंकि टॉम मर गया था तो राक्षस फिर से एमी का पीछा करने वाला था। अब उसके पास सिर्फ भागने का रास्ता बचा था। कुछ समय बाद वह एक घने जंगल में पहुंची। जब उसे यकीन हो गया कि आसपास राक्षस नहीं है तो उसने कार में ही सोने का फैसला किया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो पास में हल्की सी संगीत की आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ी। वहां जाकर देखा तो 3 आदमी नाव पर मौज मस्ती कर रहे थे। राक्षस से जल्दी छुटकारा पाने के लिए एमी बिना कुछ सोचे उनके पास चली गई। कुछ देर बाद वह घर लौट आई। उसे पता था कि यह तरीका कुछ समय के लिए काम करेगा, लेकिन ज्यादा दिन नहीं। इसी बीच निक वहां पहुंचा। उसने
कहा कि उसके पास एक और तरीका है, अगर राक्षस से बच नहीं सकते तो उसे मार ही देते हैं। सबने तैयारी की और निकल पड़े। जाने से पहले एमी ने एक डरावना दृश्य देखा कि राक्षस छत पर खड़ा था। इसका मतलब साफ था कि नाव वाले तीनों आदमी अब मर चुके थे। कुछ देर बाद वे एक बड़े स्विमिंग पूल के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें निकालकर पूल के किनारे रख दी, फिर सबको बिजली से जोड़ दिया। योजना यह थी कि जैसे ही राक्षस पूल में कदम रखेगा, बाकी लोग सारे उपकरण पानी में फेंक देंगे ताकि बिजली के झटके से राक्षस को खत्म किया जा सके। इसके बाद एमी खुद स्विमिंग पूल में उतर जाती है। अब बस राक्षस के आने का इंतजार था। थोड़ी ही देर में राक्षस दिखाई देता है, लेकिन उसे सिर्फ एमी ही देख सकती है। बाकी लोग समझ ही नहीं पाते कि किस दिशा में हमला करे। एमी उंगली से इशारा करती है, लेकिन इससे पहले कि बाकी लोग कुछ समझ पाते, राक्षस एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उठाकर उसकी तरफ फेंक देता है। पूरा सर्किट चमकने लगता है। खुशकिस्मती से एमी को चोट नहीं लगती। तभी राक्षस एक और उपकरण उसकी ओर फेंकता है। वह संभल भी नहीं पाती कि तीसरी बार हमला हो जाता है। इस बार वह बुरी तरह चकरा जाती है। तभी निक बंदूक निकालता है और एमी से कहता है कि राक्षस की सही जगह दिखाए। निशाना तय होते ही वह ट्रिगर दबाता है, लेकिन गोली राक्षस को नहीं लगती, बल्कि पास खड़ा एक दोस्त घायल होकर गिर जाता है। निक दोबारा निशाना साधता है और फिर गोली चलाता है। इस बार गोली राक्षस के हाथ से टकराकर बेअसर हो जाती है। तभी एक और दोस्त कपड़ा निकालता है। एमी के इशारे पर वह कपड़ा सीधे राक्षस पर डाल देता है। मौका देखते ही निक सिर पर गोली चलाता है। राक्षस गिरकर सीधे पानी में जा गिरता है। ये देखकर एमी जल्दी से किनारे की तरफ तैरती है, लेकिन तभी राक्षस उसे पकड़कर दोबारा पानी में खींच लेता है। जब एमी का दम घुटने लगता है, तभी निक फिर से गोली चलाता है। पहली दो गोलियां चूक जाती है, लेकिन तीसरी गोली आखिरकार राक्षस को लगती है। कुछ ही पलों में एमी को पानी से बाहर निकाल लिया जाता है। जब वे दोबारा पूल की ओर देखते हैं तो पूरा पानी खून से लाल हो चुका होता है। यह देखकर सबको यकीन हो जाता है कि राक्षस मर चुका है। क्योंकि निक हमेशा से एमी को पसंद करता था, इसीलिए इनाम के तौर पर दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लेकिन जब दोनों नई जिंदगी शुरू करने की सोच ही रहे होते हैं, तभी उनके पीछे फिर से एक परछाई दिखाई देती है। कुछ ही देर बाद एमी घर से भागती हुई बाहर आती है और बार बार पीछे मुड़कर देखती है। स्पष्ट था कि राक्षस मरा नहीं था, उसने निक को मार दिया था और अब फिर से एमी का पीछा कर रहा था। एमी कार लेकर एक सुनसान समुद्र तट पर पहुंचती है। इस बार वह भागने का इरादा नहीं रखती। वह शांत बैठकर राक्षस का इंतजार करती है। दृश्य बदलता है और सुबह हो चुकी होती है। एमी अब मर चुकी है। उसकी दोनों टांगे टूटी हुई हैं और चेहरा राख जैसा सफेद पड़ चुका है। और इसी के साथ फिल्म यही समाप्त होती है।